हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य काल के इतिहास के जानने के साधन के बारे में जानेंगे। मौर्य काल के इतिहास को हम कैसे जानेंगे, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या साधन है मौर्य काल के इतिहास को जानने का। तो उस साधन को हम लोग जानेंगे जिस साधन से मौर्य काल के इतिहास को पता चलता है। तो उसमें से मौर्य काल के इतिहास को जानने के साधन में पहला साधन है मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य काल के इतिहास का जो स्रोत है जानने का, इतिहास कैसा था, मौर्य काल का प्रशासन कैसा था, क्या था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत में पहला जो स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य काल के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है इसमें मेगास्थनीज की इंडिका में। और जो महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उससे मिलता है। तो ये जो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है, महत्वपूर्ण स्रोत इसे मिलता है। मौर्य काल के इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था इंडिका पुस्तक, तो उसी में उसमें दिया गया है मौर्य काल के इतिहास के बारे में। इससे पता चलता है इंडिका को जानने से, इंडिका को अगर पढ़ेंगे तो इससे मौर्य काल के इतिहास को पता चलता है। मेगास्थनीज एक यूनानी था, मेगास्थनीज यूनानी था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। इसको मेगास्थनीज को यूनानी था और यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में इसको भेजा था। और वह 320 ईस्वी में 302 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ये जो मेगास्थनीज था वो 302 ईसा पूर्व, तो 302 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में जो राज दरबार में रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहा था 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं तत्कालीन सामाजिक जो मेगास्थनीज था, तो उसने मौर्य के प्रशासन एवं तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो दशा था उसको वर्णन अपनी पुस्तक जो इंडिका था, उसका पुस्तक जो इंडिका लिखा था उसमें वर्णन किया है। और इंडिका अपने दशाओं में जो उस समय का जो दशा था, जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी और धार्मिक स्थिति था, तो उन सब तमाम दशाओं का जो तत्कालीन जो चल रहा था, तो उस पुस्तक में इंडिका में उसका वर्णन किया है। और उसके कुछ अंश परवर्ती यूनानी लेखों की रचनाओं में उदाहरण के रूप में भी मिलते हैं मेगास्थनीज की। तो ये था मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत में से ये पहला स्रोत है और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इससे मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का। दूसरा है मौर्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख स्रोत में से अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के माध्यम से भी मौर्य काल के इतिहास को हम जानेंगे। और इसका यह है कि अर्थशास्त्र जिसके कुछ भागों की रचना सुप्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो कौटिल्य था, जिसका नाम में कौटिल्य का बचपन का नाम या मूल नाम बोलिए विष्णुगुप्त था। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य का मूल नाम क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और इसका एक और नाम चाणक्य था। तो ये अर्थशास्त्र जो है जिसका ये ब्राह्मण था चंद्रगुप्त कौटिल्य ब्राह्मण था, चाणक्य जिसको बोलते हैं। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य था उसके शासनकाल में प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
तो ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। मौर्य वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है अर्थशास्त्र में, और इसमें मौर्य काल की राजनीतिक दशा तथा प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है अर्थशास्त्र के द्वारा। तो अर्थशास्त्र भी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत है, जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। तो इसी के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। और उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य काल के संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके राज दरबार में प्रधानमंत्री था कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसने अर्थशास्त्र को लिखा था। उसमें नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट में है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, जिससे हम मौर्य काल के इतिहास को जान सकेंगे। मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत में से एक स्रोत है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस 5वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध विद्वान विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में इसको विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया था। तो मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था? विशाख दत्त। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, और हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो विशाख दत्त ने। तो मुद्रा राक्षस किस शताब्दी में लिखी गई है? तो 5वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। सुप्रसिद्ध विद्वान था विशाख दत्त, तो उसी के द्वारा मुद्रा राक्षस जो है लिखा गया है। ऐतिहासिक नाटक है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार चाणक्य की सहायता से कूटनीति से काम लेते हुए नंद वंश का विनाश किया था। जो धनानंद था, अंतिम नंद वंश का शासक था, उसको मार करके और मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी से विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस से पता चलता है, ऐतिहासिक नाटक है, और इसी से पता चलता है कि किस प्रकार कूटनीति से काम लेते हुए नंद वंश का विनाश किया था चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को निम्न जाति से संबंधित बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से इसको बताया गया है मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 4 पॉइंट है मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत को जानने के स्रोत जो है वह है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। तो जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ के द्वारा भी मौर्य काल के इतिहास का पता चलता है। तो आचार्य जो भद्रबाहु था, तो आचार्य भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा जो रचित है परिशिष्ट पर्वन, तो ये हेमचंद्र और परिशिष्ट पर्वन जैसे ग्रंथों और दीर्घनिकाय, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश तथा दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ से मौर्य काल एवं शासकों को, मौर्य काल और उस समय के जो शासक थे उसके विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी मौर्य काल के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत में से एक स्रोत है। 5वां स्रोत है मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत में से पुराण के द्वारा भी पता चलता है मौर्य काल के इतिहास का वर्णन उसमें पता चलता है। तो पुराण भी मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त जानकारी देते हैं। विशेष रूप से वायु पुराण तथा मत्स्य पुराण से मौर्य काल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुराणों में बहुत सी बातें काल्पनिक है। पुराण में जितनी भी बहुत सारी बातें जो है काल्पनिक है, वो प्रमाणिक नहीं है। तो लेकिन यह भी पुराण भी है मौर्य काल का एक मौर्य काल के इतिहास का प्रमुख स्रोत में से एक स्रोत पुराण भी है। नेक्स्ट है मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत उत्कीर्ण लेख तथा सिक्के। तो उत्कीर्ण लेख तथा सिक्के द्वारा भी मौर्य काल के इतिहास को हम जानते हैं। तो मौर्य काल के इतिहास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक जो स्रोत है उत्कीर्ण लेख है। यह बहुत ही प्रमाणिक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है और महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्रोत है उत्कीर्ण लेख। और ये लेख जो है लेख शिलाओं और गुफाओं और स्तंभों आदि पर खुदे हुए हैं। यह लेख जैसे रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख को ले लीजिए, शिलालेख रुद्रदामा का
जूनागढ़ शिलालेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का स्पष्ट रूप से उसमें वर्णन मिलता है। और इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत में राज्य विस्तार का भी पता चलता है कि भारत का पश्चिम सीमा में, ये जो भारत का पश्चिम सीमा है, इसमें कहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था, तो उसमें वर्णन किया गया है। तो और पत्थर एवं स्तंभों पर मिले अशोक के जो अभिलेख है, अशोक जो अभिलेख खुदवाए गए थे, तो अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मौर्य राजाओं के सिक्के भी उस काल के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो उत्कीर्ण लेख और सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रमाणिक स्रोत है मौर्य काल के इतिहास का। जो उस समय का जो सम्राट अशोक था, प्रमुख मौर्य काल के सम्राट था, वह चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो उसके द्वारा बहुत ही अभिलेख और स्तंभ लेख, महाशिला लेख को उस समय लिखवाया गया था। तो बहुत ही प्रमाणिक और महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य काल के इतिहास के जानने का। सातवां जो साधन है मौर्य काल के इतिहास का जानने का, भवन तथा स्मारक। भवन तथा स्मारक से भी पता चलता है मौर्य काल के इतिहास के बारे में। तो मौर्यकालीन भवनों एवं स्मारकों से भी तत्कालीन इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे पाटलिपुत्र के खंडहर, सांची और भारहूत के स्तूप में जो उस समय थे, तो उस काल की सभ्यता संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। पाटलिपुत्र के खंडहर को ही ले लीजिए, सांची का स्तूप और भारहूत के स्तूप, तो जो उस समय का जो सभ्यता और संस्कृति थी, तो इसमें पता चलता है, इसमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तो भवन तथा स्मारक भी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत है। अब है प्रथम मौर्य सम्राट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रथम मौर्य सम्राट। तो प्रथम मौर्य सम्राट के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय उपलब्धि में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश को समाप्त करके, और उसने मौर्य सम्राट जो प्रथम मौर्य सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय उपलब्धि प्राप्त किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। विशाल मौर्य साम्राज्य पश्चिम से अफगानिस्तान, भारत में अगर देखा जाए इसको, तो पश्चिम में अफगानिस्तान पश्चिम से, और पूरब में असम तक, उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो इस विस्तृत राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी था पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक अर्थात 324 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया था। 324 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था। उसके बाद 298 ईस्वी में 298 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना, उसका पुत्र बिंदुसार। उसका पुत्र का नाम था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है। बिंदुसार ने 300 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मिस्र और सीरिया के राजाओं ने उसके दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। बिंदुसार के दरबार में मिस्र और सीरिया के राजाओं ने उस दरबार में, उसके बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। प्लिनी के अनुसार मिस्र के टोलेमी फिलोडेल्फस ने और डायनिशियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। 273 ईस्वी में 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक फिर गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सम्राट अशोक का शासन कहलाता है और यह महान मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था अशोक। और
कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद इसका अशोक का साम्राज्य जो है धीरे धीरे इसके पतन की ओर बढ़ते गया और धीरे धीरे इसके आगे वाले जो वंश थे वो धीरे धीरे इस तरह का शासक नहीं रहे और उसका कमजोर होते गया मौर्य साम्राज्य और पतन के मुंह में जाते रहा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये थे आज के हमारे मौर्य काल के इतिहास के स्रोत और प्रथम मौर्य सम्राट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। थैंक यू।